मित्रों नमस्कार। ज्योग्राफिया विथ एम के पांडे पर आप लोगों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन भाग 1 में आप लोग यूपीएचसीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यह समान रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन चुने गए हैं। इन क्वेश्चनों पर हम लोग क्रमशः अध्ययन करते हैं। सामान्य अध्ययन का यह भाग 1 है। यह सूर्यांश एकेडमी की पहली प्रस्तुति है। आप आइए हमारे साथ अध्ययन किया जाए। पहला क्वेश्चन, भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है क्लॉडियस टॉलमी, कॉपरनिकस, लाप्लास, रसेल। तो यहां पर क्लॉडियस टॉलमी सबसे सटीक आंसर है। आइए हम लोग इसके थोड़े ब्रीफ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। देखिए, क्लॉडियस टॉलमी के बारे में दिया गया है। मिस्र और यूनान के खगोल शास्त्री थे क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया और 140 ईस्वी में भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टॉलमी संसार भर में मानचित्र कला, कार्टोग्राफी और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे हैं। टॉलमी मुख्यतः गणितज्ञ थे। उन्होंने गणितीय भूगोल के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। टॉलमी की कृतियां भूगोलवेत्ताओं और खोज युग के अन्वेषकों को अज्ञात विश्व, जिसे हम टेरा इनकॉग्निटा कहते हैं, इसके जानकारी हासिल करने में काफी मदद करी है। टॉलमी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको आप ध्यान से देखें। एक भौगोलिक ग्रंथमाला, दूसरा अल्मागेस्ट, तीसरा एनालिमा, चौथा ग्रह सिद्धांत। तो मित्रों, आप लोग इसे याद करने की कोशिश करिएगा। कई एग्जामों में यह पूछा जाता रहा है। सुमेल करने वाले क्वेश्चन में यह आता रहा है। अगला क्वेश्चन, भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो यहां पर ऑप्शन है कांट, जेम्स जेन्स, लाप्लास, कॉपरनिकस। भू केंद्रीय सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। कॉपरनिकस थे कौन? इसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन फिर कर लेते हैं। कॉपरनिकस पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। इनका पूरा नाम निकोलस कॉपरनिकस था। उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसी को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इस सिद्धांत के कारण ही कॉपरनिकस को आधुनिक भूगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? इसमें 4 ऑप्शन है। जॉर्ज लेमेतेरे, चैम्बरलिन, जेफरीज, इमैनुअल कांट। तो इसमें सबसे पहला उत्तर है जॉर्ज लेमेतेरे। जॉर्ज लेमेतेरे पहले विद्वान थे जिन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा आधुनिक संकल्पना का प्रतिपादन करने का श्रेय हासिल किया है। ये कौन है? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेरे ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति हेतु किया था। जॉर्ज लेमेतेरे का कहना है कि प्रारंभ में वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड निर्मित है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान व घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण ये सारे पदार्थ इकट्ठे हुए तथा आकस्मिक उसमें महाविस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट, कॉस्मिक एक्सप्लोजन या बिग बैंग कहा जाता है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सौरमान सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति। तो इसमें मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध भी ये आंतरिक ग्रह हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर हैं, लिहाजा आंतरिक ग्रह नहीं है। इसमें बृहस्पति, ऑप्शन डी सबसे सही होगा, यह आंतरिक ग्रह नहीं है। सूर्य से क्षुद्र ग्रहों की पेटी के मध्य स्थित ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के ही पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सम्मिलित हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को वाह ग्रह कहते हैं। वाह ग्रह गैसों से बने विशाल ग्रह होते हैं, इस कारण इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति जैसा। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसका उपनाम है? लाल ग्रह, तो यहां फिर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं मंगल को? तो आप देखें ध्यान से, मंगल के सतह पर रेड ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे लाल ग्रह के रूप में दिखता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इस पर हिमालय से भी ऊंचा पर्वत है, जिसे निक्स ओलंपिया कहते हैं। इस ग्रह पर जीवनदायी ग्रह एवं जल की तलाश है, इस कारण भविष्य में यह ग्रह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920 और 13 अप्रैल 1921। तो सबसे सही ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट नाम का एक कानून बनाया था, जिसकी खासियत यह थी कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेना और उसे संदेह के आधार पर ही सजा भी दे देना। उस कानून को बिना अपील, बिना वकील एवं बिना दलील का कानून कहते थे। इसी कानून के संदर्भ में शांतिपूर्वक विरोध जताने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर के आदेशोपरांत सिपाहियों ने निरपराध लोगों पर गोली चला दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक, ये 4 आपके ऑप्शन हैं। इसमें सबसे सही ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका उत्कृष्ट रही है। वह अंग्रेजों के खिलाफ अपना एक समानांतर सेना का गठन कर लिया था, जिसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1920, 1925, 1930, 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता खोज रखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी, एस.सी. बनर्जी, रास बिहारी बोस, एम.सी. मजुमदार। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन है ए, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये 2 ऐसे विद्वान थे जिन्होंने 1920-21 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों पर स्थलों का खोज किया
और इसी वजह से ये श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 1556, 1761, 1857। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान के कितने भाग थे? भारत के मूल संविधान के कितने भाग थे? 20, 21, 22, 23। इसमें ऑप्शन सी 22 भाग भारत के मूल संविधान में थे। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अस्पृश्यता अधिनियम 15, 16, 17, ऑप्शन सी 17। अस्पृश्यता अधिनियम अनुच्छेद 17 से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत भारत में छुआछूत को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? हमारा जब संविधान बना तो कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और जो जो हमारे देश के लिए सही था वो हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में समावेशित किया है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड मैकाले, दयाराम साहनी। ये साधारण सा क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के साथ मिल करके राजा राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से युवकों का एक संगठन किसने बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, केशव चंद्र सेन। फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से युवकों का संगठन सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? ए टेफ्लॉन, नायलॉन, स्टायरोन, डेक्रॉन। तो थर्माकोल का दूसरा नाम स्टायरोन है। स्टायरोन, ऑप्शन सी सही है, स्टायरोन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक डार्विन थे। अगला, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ज्वार भाटा की ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम और गैस ये प्राकृतिक ऊर्जा है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद वह समाप्त हो जाती है, लेकिन ज्वार भाटा की ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल है। अगला, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीज। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन बी सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित पुस्तक है? समाज पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, नीति पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक है।
नाम जरूर अर्थशास्त्र है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है और चूंकि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, गुरु भी थे, उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन बी सही है। अगला, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक, अब ऑप्शन दिया है 4, मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को इसका जनक माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र, अब इसमें 4 ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगला, नए संसद भवन का शिलान्यास किसने किया था? नए संसद भवन का शिलान्यास देखिए, इसमें राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल। तो नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ऑप्शन बी सही है। अगला, आई एम नो मसीहा किसकी पुस्तक है? आई एम नो मसीहा, यह कोरोना काल में लिखी गई पुस्तक है। सोनू सूद, रणवीर सिंह, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, इसके 4 ऑप्शन है। तो आपको लोगों को पता होगा, सोनू सूद ने बहुत मजदूरों को उनके घर पहुंचाया था, खाने पीने में हेल्प करी थी, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई थी, और उसी पुस्तक का जिक्र आई एम नो मसीहा में किया गया है। हालांकि सोनू सूद अपने दोस्त के साथ, एक इनके दोस्त हैं, इनके साथ मिलकर लिखा था ये सोनू सूद। ये ऑप्शन ठीक है। इस प्रकार मित्रों, ये आपका आंसर है। यह वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों से उम्मीद है कि इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।